कुछ लोग अभी बाद में जुड़े हैं, तो मैं एक बार दोबारा से सभी का वेलकम कर रहा हूं और धन्यवाद प्रमोद जी। आज मेरे सपनों के भारत के इस पहल में भिवानी मैत्रिक संघ ने जो हमारे को एक सम्मान दिया है कि हम आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके इस चर्चा को कर रहे हैं, और जो जहां तक मेरे सपनों का भारत, ये सबके सपनों का भारत है, इसीलिए इसका नाम मेरे सपनों का भारत रखा गया है कि ये कनेक्ट करता है हर इंडिविजुअल से। और आज हमारे प्रोग्राम के जो इनॉग्रल स्पीकर हैं, जो इनॉग्रल स्पीच देंगे, वो जाने माने दुनिया के कवि हैं। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन कार्यक्रम की गरिमा को रखते हुए, कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, मैं अब उनको आपके सम्मुख आमंत्रित करूंगा। श्री राजेश चेतन जी, ओवर टू राजेश चेतन जी। इसके बाद डालमिया जी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश जी का, दर्शना जी का धन्यवाद करता हूँ। आपसे बात करने का मुझे मौका दिया, और मेरे साथी प्रमोद शर्मा जी C.डॉट में इंजीनियर हैं, उनका और सचिन मेहता का भी अभिनंदन करता हूँ जी। दर्शना जी कुछ नए क्रिएटिव काम करती रहती हैं हमेशा। प्रकाश जी आपका भी अभिनंदन, आपने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह इत्तेफाक है कि महाराणा प्रताप जयंती जहां पर जल नहीं होता, उनकी जयंती पर हम जल की बात कर रहे हैं। जहाँ टिब्बे होते हैं, मिट्टी होती है, धूल अंधड़ होता है, वहां आज हम जल की बात कर रहे हैं उनकी जयंती पर। तो ये और अच्छी बात है कि आपने इस प्रसंग के साथ जोड़ दिया आज। और मेरे सपनों का भारत, आज ये प्लेटफॉर्म हम जूम पे शुरू कर रहे हैं। पहले तो भारत को समझना होगा, भारत क्या है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। आप और भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ। लोग पूछेंगे इसमें क्या भाग्य है, तो मैं कहता हूं दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय, कभी सुना क्या जापान माता की जय, कभी सुना क्या पाकिस्तान माता की जय? कोई नहीं कहता। दुनिया में एक ही माता है और सब कहते हैं भारत माता की जय। मैं हैदराबाद में बोल रहा था भारत माता की जय, कोई खड़ा हो गया पब्लिक में से, बोला कवि जी क्या होता है भारत माता की जय का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया कि जब जब दुनिया में परमपिता परमात्मा को आने का मन होता है, सारी दुनिया में एक ही धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए भारत माता की जय। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ। भारत कहीं भी हो सकता है, भारत एक विचार है, भारत कोई देश नहीं है, भारत एक विचार है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक दर्शन है। भारत अमेरिका में भी हो सकता है, भारत जापान में भी हो सकता है, भारत तो आपके दिल में धड़कता है। मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैंने कभी लिखा था कि जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहां कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया वाले चाहे उसको धर्म कहें, सच कहता हूं भारत की परछाई है। तो वो भारत की चर्चा के लिए सपनों का भारत नाम से ये प्लेटफॉर्म आज आप शुरू कर रहे हैं। और एपीजे कलाम साहब ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। तो आप निश्चित रूप से सपनों का भारत की जब बात करते हैं, तो इस लॉकडाउन में जैसे कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, लोक में हुआ था, ऐसे ही लॉकडाउन के अंदर ये मेरे भारत का आपने अभियान आज से शुरू कर रहे हैं। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस अभियान को। मेरे पास समय की सीमाएं हैं, मुझे उसी में बात करनी है। आज का विषय है जल है तो कल है। मुझे नूर साहब की 4 लाइनें याद आ गई। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और ये लगता है खुदा है मुझ में, रोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, लगता है कोई मुझसे बड़ा मुझ में। 70% हमारी बॉडी में 70% पानी है। आइए आज हम पानी की चर्चा करेंगे। तो मुझे लगा कि पानी की बात करने से पहले मैं छोटी सी कविता आप लोगों को सुना देता हूँ। तो मुझे भाषण तो करना आता नहीं, मैं तो कविता का विद्यार्थी हूँ। कविता अच्छी लगे तो चैट बॉक्स में हमारा उत्साहवर्धन करना। आप ताली तो नहीं बजा सकते, सबको म्यूट रखिए मेरे अलावा। और
आपको कविता अच्छी लगता? सच में ये पतवार है जल, नदियों में बहने वाला, अपना पालनहार है जल। ये पंक्ति आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। आंखों में भी रहता है, पीड़ा का संसार है जल, गंगा में जब मिलता है। एक दिन जाके हमको भी गंगा में मिलना है। गंगा में जब मिलता है, पावन मुक्ति द्वार है जल, मेघों से जो बरस रहा, सच अमृत की धार है जल। ज्यादा कभी बरसता है, जब बाढ़ आती है तो ज्यादा कभी बरसता है, जीत नहीं तब हार है जल, व्यर्थ नहीं अब करना है, सीमित सा भंडार है जल। जल के भंडार बहुत सीमित हैं। हमने उस जल को बहुत सोच विचार करके प्रयोग करना है। और आज का विषय बहुत अच्छा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के स्पीकर हमारे बीच में डालमिया जी को शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे सपनों का भारत, इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते रहें। मैं एक सैनिक के नाते, एक सिपाही के नाते आपके बीच उपस्थित होता रहूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रकाश जी को, दर्शना जी को, प्रमोद जी को, सचिन मेहता जी को, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भाई, आपने दुनिया में कहीं भी होता है और हमारा सौभाग्य कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत का विषय जो है जल है तो कल है। आपको जानकारी में लाना चाहूंगा कि भगवान के 9 अवतार हुए हैं। जो पहला अवतार हुआ वो जल से ही हुआ था, मत्स्य अवतार था, वो जल से अवतार हुआ, यानी कि जीवन जो है वो जल से शुरू हुआ है। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं विपिन चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ। विपिन जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रमोद जी। और आपने तो जल पे बहुत ही अच्छा वो करा। और सबसे बड़ा धन्यवाद चेतन साहब का कि उन्होंने हमारे को कविता के माध्यम से और जल मग्न कर दिया। और अगले स्पीकर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। आप श्री रघु डालमिया जी को आप सुनेंगे। रघु डालमिया जी एक बहुत भाई साहब जी प्लीज 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 भाई साहब जी, बाबा बालकनाथ जी आ गए हैं, प्लीज उनका वेलकम कर दीजिए। बाबा जी अभी लाइव होंगे तो बेटर है पहले उनको समय दे दीजिए प्लीज भाई साहब जी। जी जी। अभी हमारे बीच में श्री बाबा बालकनाथ जी लाइव हैं, सभी लोग देखें। और बाबा बालकनाथ जी एक आध्यात्म क्षेत्र के साथ साथ हाँ अलवर के सांसद भी हैं। और बहुत ही आपका छोटे से उसमें एक्सप्लेनेशन करना इतना संभव नहीं है, आप नाम से ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। मैं वेलकम करूंगा श्री बाबा बालकनाथ जी का। वेलकम भाई जी, वेलकम भाई जी। नमस्कार आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज पुनः आप सबके प्रकाश जी हमारे भिवाड़ी से राम प्रकाश जी यहाँ भिवाड़ी में निवास करते हैं। और उनका बहुत ही अच्छा सहयोग एक भारत निर्माण के लिए रहता है। और ऐसे विषय को आज इस विषय को आप सबके बीच में रखा और आपने दोस्तों के साथ में जो आज पूरी दुनिया में फैले हैं अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों के बदौलत, आपने मेहनत की बदौलत और पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक नए पथ पर और एक नए विकास पर ले जाने का आप सब काम कर रहे हैं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो विषय आप सब ने चुना है आज के दिन के लिए, और आज एक शुभ अवसर भी है, महाराणा प्रताप जयंती भी है। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे पुण्य आत्मा के को याद करते हुए हम सब लोग आज भारत के बारे में चिंता करेंगे, भारत के विषय के बारे में समझेंगे और भारत को किस प्रकार से अपने सपनों का भारत बनाना हम आगे आने वाले समय में तय करेंगे। उस विषय पर आप सभी युवाओं के साथ जुड़कर, आप सभी अनुभवियों के साथ जुड़कर, जो IIT से पास आउट हैं, जिनकी प्रतिभा का लोहा आज पूरा दुनिया और पूरा विश्व मानता है, ऐसे आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों के साथ जुड़कर उस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए और उसको जमीन पर किस प्रकार से उतारा जाए, उस पर आप सभी एक रोड मैप तैयार करेंगे। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे विषय को चुनने के लिए। और जो विकास के पथ पर आप अपने भारत में ये का विचार जो व्यक्ति विचार करता है और ऐसे विचार के ऊपर जो व्यक्ति अपने जीवन को लगाता है, वो मेरे सपनों का भारत बहुत बड़ा बहुत अच्छा विषय है। और ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने
अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी शहादत दी और हमारे महान तपस्वी ऋषि मुनियों ने तपस्या कर इस देश को आज परमात्मा की अगर सबसे बड़ी और सबसे सुंदर उत्पत्ति मानी जाए तो मनुष्य है। और मनुष्य के उपयोग में रहने के लिए अगर सबसे अच्छा कोई जगह अगर देखी जाए तो ये हमारा सनातन धर्म का ये जम्मू इसी धरती से इस उद्बोधन होना, इस बात पे विचार होना, ये बहुत अच्छा विषय है। और ये उन्हीं सिद्ध आत्माओं की, उन पवित्र आत्माओं की आत्मा ही आप सबके बीच में आकर इस बात के लिए कहती है। तो आप सब, मैं मानता हूँ कि ऐसे विषय पर जो बात करते हैं, ऐसे विषय पर जो काम करते हैं, वो सभी उन पवित्र आत्माओं के स्वरूप के रूप में आज यहाँ रहकर, क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा कि जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मर जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ या मैं मर जाऊंगा। उन्होंने यह कहा कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा और हमेशा आप सबके बीच में रहूंगा। तो वो जिंदा रहना और आप सबके बीच में रहना वो आप सबकी बदौलत ही है। और हम आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसे सपनों को साकार करें। और भारत के अंदर जो आने वाला विषय आपने चुना है, आपने ड्रीम लक्ष्य में जिसको आपने स्थापित किया है कि पानी की समस्या, जल को बचाने का, जल को संरक्षण करने का और जल को एक परमात्मा का स्वरूप बताकर, आपने जो शुरू में आपके वक्ताओं ने बताया वो यथार्थ सत्य यही है कि जल ही सबसे बड़ा एक परमात्मा है। हमारी प्रकृति पूरी परमात्मा है। 5 तत्व जिस प्रकार से बताए हैं उनमें जल, अग्नि, वायु और आत्म, पृथ्वी, आकाश, ये सभी तत्व ही मिलकर मनुष्य को बनाते हैं। और इन तत्वों की रक्षा जो व्यक्ति करता है वो परमात्मा के संदेश को, परमात्मा की बात को हम सबके बीच में, समाज के बीच में रखता है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ। और आप सबके साथ जुड़कर इस विषय को आगे लेकर जाकर, इस विषय के ऊपर काम कर कर अपने देश के अंदर एक नए विकास के पथ को, एक नई सोच को आप सबके माध्यम से गति मिले, इसी विश्वास के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि ऐसे विषयों को आप सब निरंतर आगे बढ़ाते रहें। हेलो, धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी भाई। अभी मैं और थोड़ा आप आप जैसे सबसे महापुरुषों अनुमति का ऐसे चाहूंगा कि मेरा एक लाइव टीवी का कार्यक्रम है, लाइव टीवी का कार्यक्रम है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है, बहन दर्शना जी के और आप सबके साथ में है। और सदैव ऐसे विषयों के साथ जुड़कर आप सबका साथ सहयोग प्रदान कर मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, और धन्यवाद आज हमें प्रणाम। इतने अच्छे आशीर्वचन दर्शना बहन जी ने, इतने महा पुण्य आत्माओं के हमें आज आशीर्वचन मिला। तो आपके सभी के सपनों का भारत, ये मान के चलिएगा कि आप सफल हो गया, क्योंकि जब अच्छे काम की शुरुआत होती है और ऐसे अच्छे जी, लोगों का हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, तो देखिए कितना बड़ा उन्होंने बोला कि आज हम सब ने जो मिलकर ये विषय चुना है, ये विषय वाकई हर एक के हृदय को टच करता है, हर एक के जो राष्ट्र भावना अपने हृदय में रखता है उसको टच करता है। और मैं तहे दिल से पूरे जी, मेरे सपनों के भारत में जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं उन सब की तरफ से आपको वंदन करता हूं, और आपका आशीर्वाद हमें आगे तक ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे विषय चुनने वालों को मैं परमात्मा का स्वरूप मानता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने आप सबके दर्शन करे, आप सबके माध्यम से करे। आप सबका धन्यवाद और शुभकामना सबको। और और कोरोना संक्रमण फैलाव ये की एक और रोकथाम चीज में आप सब अपनी भूमिका का योगदान भी दें। एक चीज खुशखबरी आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं कि जिस पे आज जी, आप आशीर्वचन दे रहे हैं, ये आप ही के लोकसभा क्षेत्र का उगा हुआ पौधा है। बाकी देश हाँ वाले वो तो मैंने बताया ना, मैंने बताया राम जी, प्रकाश जी जो है कि हमारी लोकसभा के और हमारे लोकसभा के क्या कहते हैं कि वो उन्होंने हम सबको आगे बढ़ाया है और हम भी जी। चाहेंगे कि उनके जीवन का अनुभव हमें निरंतर मिलता रहे। और मैं चाहूंगा राम प्रकाश भाई साहब भी सुन रहे हैं, वो मेरे गुरु हैं, और मैं उनसे दो शब्द चाहूंगा कि बाबा जी के लिए दो शब्द बोलें। राम प्रकाश जी मेरे गुरु तुल्य हैं, उन्होंने ये हमारे को इस लायक इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय एमपी साहब का, जो उन्होंने अपना समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय को संबोधित भी किया और आशीर्वचन दिया। हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। लड़ाई लंबी है, सफर भी लंबा है।
परंतु एक कदम हमने आज उठाया है और कारवां बढ़ता रहेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है ये जन आंदोलन बनेगा और फर्क सिर्फ दिमाग चेंज करने का है। जिस दिन हमने मन में ठान लिया हमें ऐसा सपना चाहिए भारत का, वैसा हम उस दिन चेंज भी कर लेंगे। और ये हमने विश्व को प्रूव करके दिखाया है, चाहे वो वर्ल्ड हो, चाहे वो कोरोना से लड़ाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम मैं ज्यादा समय न लेते हुए। राम प्रकाश जी का आवाज नहीं आ रही है, अभी वो कनेक्ट नहीं। अच्छा, चलो फिर मेरे ख्याल से हम बाद में कर लेंगे। पहले रघु जी को सुन लेते हैं। तो अभी मैं आज के जो मेन स्पीकर हैं हमारे रघु डालमिया जी, और वो डालमिया परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने पहले से आप डालमिया नाम से कोई अछूता नहीं है जिसका परिचय ना हो, और उन्होंने भारतवर्ष को बहुत सारी उपलब्धियां कराई हैं। आज हमारे बीच में है आईआईटी दिल्ली से पास आउट रघु डालमिया जी, जिन्होंने अपने इस जीवन को आगे को राष्ट्र भक्ति में समर्पित कर दिया है। और चिड़ावा में आपने 100 गांव गोद ले रखे हैं और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आज के हमारे मेन स्पीकर रेस्पेक्टेड श्री रघु डालमिया जी, ओवर टू डालमिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। मैं विपिन जी को, राम प्रकाश जी को, चेतन जी को, बाबा बालकनाथ जी को और जितने भी भाई और दोस्त आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सबको सादर नमस्कार करता हूँ। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ के सीधे अपनी बात रखने की चेष्टा करता हूँ। आज का विषय है जल है तो कल है, और ये चीज़ आज के समाज में जागरूकता पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है कि जल है तो कल है। आप सबको मालूम होगा कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है 2 स्टेट्स के अंदर, ये बरसों से चला आ रहा है और यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि नई पानी अवेलेबल नहीं था, वहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो गए, वहाँ पे होटल बंद हो गए। हरियाणा पंजाब के बीच में भी इसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है। दिल्ली को पानी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हरियाणा या पंजाब में पानी खुद के लिए अवेलेबल नहीं है, दिल्ली को पानी सप्लाई करने में हिचकते हैं। गंगानगर का नाम सबने सुना होगा। वहां पे गोलियां चली थी कई वर्षों पहले। ये गोलियां इसलिए चली थी कि सरकार चाहती थी कि वहां पे जो कैनाल जा रही है वहां से पानी उठा के जयपुर शहर को देवे, और वहां के किसान खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, बोले जी हम यहाँ से आपको पानी उठाने नहीं देंगे। तो सरकार को वहां पे किसानों के ऊपर गोलियां चलानी पड़ी। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी, पर ये एक जो किस्सा हुआ ये आगे का सिचुएशन बताता है कि अगर हम लोग आज नहीं चेते तो कल हमारा भयावह होने वाला है पानी के प्रति। और अगर ये नहीं हुआ और इसी तरह से चलता रहा तो हमारे देश में गृह युद्ध चालू हो जाएगा, अराजकता चालू हो जाएगी, पानी के लिए लड़ाई चालू हो जाएगी। देश की स्थिति पानी की क्या है? 64% रफली 64% खेती ये भूजल से होती है पूरे देश में एवरेज में। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जगह जगह को अलग अलग देखते हुए 80 से 85% खेती ये भूजल से होती है। हमारा जो क्षेत्र है चिड़ावा, जहाँ पे मैं गाँव में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 100% खेती पानी से होती है। और स्थिति ये है कि टोटल पानी का कंजम्पशन अगर लिया जाए तो 80 से, मैं हमारे एरिया की बात करता हूँ, 80 से 85% पानी खेती में कंज्यूम होता है और बाकी सारा पानी या तो इंडस्ट्री में या होम कंजम्पशन में होता है। तो 80% पानी खेती में अगर कंज्यूम होता है, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं,
रोकना नहीं है, उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुहिम है। मैं चढ़ावा के जो गांव हैं वहां पे कई गांव ऐसे हैं जो अगले 5 साल में भूजल खत्म हो जाएगा। अगर वहां पे भूजल खत्म हो गया तो वहां के किसान, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, कोई आमदनी का जरिया नहीं रहेगा। अगर हम उन किसानों को न बचा पाए तो किसान तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन हम लोगों की टेबल के ऊपर खाना मुश्किल हो जाएगा, खाना आएगा नहीं। क्योंकि मैं जो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या और जितने भी क्षेत्र ले लीजिए हमारे देश के, सब जगह ये स्थिति है। और जब तक हम इसके बारे में कुछ करेंगे नहीं और वॉर फुटिंग पे नहीं करेंगे, तब तक ये सिचुएशन आगे हमारे लिए राइटिंग ऑन द वॉल है। जी। आज को मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, वो मेरा सफर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेजेस इन चिड़ावा। वेरी गुड। माय जर्नी टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेजेस इन चिड़ावा। चिड़ावा की स्थिति मैंने आपको बताई, कई विलेजेस में 5 साल में पानी खत्म हो जाएगा। ये मेरी जर्नी 2004 में शुरू हुई। 2004 में जब मैं कई चिड़ावा के कई लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो बातचीत में ऐसे ही पता चला कि जो भी खुशहाली हमारे एरिया में है वो अगले 20 साल में, 25 साल में खत्म हो जाएगी। क्यों? कि अगर पानी नहीं रहेगा तो किसानों की हरियाली खत्म हो जाएगी, और किसानों की हरियाली अगर खत्म हो गई तो चिड़ावा के बाजार और उसके आसपास के जितने शहर हैं वहां के बाजार सूने हो जाएंगे। क्योंकि बाजार की सारी आमदनी गांव के किसानों से चलती है। ये उस समय मेरे माथे में ठनका कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। मैंने राजेंद्र सिंह जी से कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे को निरंजन सिंह जी से कांटेक्ट कराया, वो झुंझुनू में रहते हैं, उनसे मैंने बात करी। उन्होंने कहा कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द ओनली सॉल्यूशन टू सेव वाटर। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप मानिए उस समय चढ़ावा पंचायत समिति में करीब 89 गांव में आप मान के चलिए करीब 40 से 50 हजार घर, और उनके रूफ टॉप को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हमको पानी बचाना है। बहुत बड़ा मुहिम है। मैंने उनसे कहा कि अगर हम इसको करना चाहें तो कितना रुपया लगेगा और कितने साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने सब कैलकुलेशन करके बताया। अगली मीटिंग में जब मैं उनसे मुलाकात करी, वो बोले जी 5 साल और 5 करोड़ रुपए लगेगा। मैंने कहा जी चलिए ठीक है, इसको आगे वो 5 साल आज 15 बरस हो गए, और वो 5 करोड़ रुपया आज 20 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च हो गया। परंतु आगे पानी की अथाह प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो गांव में घुसे तो पानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते करते हम गांव के खेती में घुस गए कि किसान की खेती में पानी कम कैसे किया जा सकता है। और वो करते 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 हम लोग 15 साल हमको निकाल दिए, और आगे कितने साल निकलेंगे अभी कुछ भी मालूम नहीं है। सामने बहुत बड़ा वॉर हमारे सामने पड़ा हुआ है। जब हमने ये काम शुरू किया 2004 में, करीब सितंबर की बात है, हमने सबसे पहले गांव में टांके बनाने शुरू किए। तो पहला टंका बनाते बनाते हमको 8 महीना लग गया। हमारा सारा जो मुहिम था वो ये था कि हम भागीदारी से काम करेंगे, बिना भागीदारी के काम नहीं करेंगे। दे देना बहुत अच्छी बात है, संभव हो सकता है, परंतु किसान को, विलेजर को खास साथ में इन्वॉल्व करना कि भैया ये चीज तुम्हारी है तो तुमको भी इसमें भागीदारी देनी होगी, ये करते 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 हमको 8 महीना लग गया। दूसरी क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि लोगों के मन में ये भ्रम था कि डालमिया जी दिल्ली से बैठे बैठे इतना दूर चिड़ावा में क्यों आए हैं जी, ये यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हैं, इतना रुपया क्यों खर्च करना चाहते हैं, क्या इनको इलेक्शन लड़ना है इसलिए कुछ करके हमसे वोटिंग लेना चाहते हैं।
बहुत मुश्किल हुआ इस भ्रम को मिटाना, और इसलिए करते करते 8 महीना लग गया पहला टंका बनाने में। एक बार एक टंका बन गया, उसके बाद धीरे 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 टंके बनते चले गए। वहां पे भागीदारी भी बढ़ती चली गई। शुरू में किस विलेजर का कंट्रीब्यूशन 10% था। आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि विलेजर का कंट्रीब्यूशन 75% है। हम लोग केवल 25% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। पानी को बचाने के लिए हम लोगों ने 3 मुहिम चालू करी। हमने एक स्लोगन दिया गांव में, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, और खेत का पानी खेत में। घर का पानी घर में हम लोगों ने सोक पिट्स लोगों को एनकरेज किया कि आप बनाएं। घर का जितना भी वेस्ट पानी होता है वो बाहर गलियों में ना जाए, वो सोक पिट्स में डाल दिए जाएं, तो सोक पिट से रिचार्ज भी हो जाएगा। और दूसरा एडवांटेज हो जाएगा कि गलियां जितनी गीली रहती थी और उसकी वजह से कादा कीचड़ रहता था और उसकी वजह से मॉस्किटोज रहते थे, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसके डबल फायदे हो। दूसरा, गांव में पानी गांव मतलब हमसे इकट्ठा करके तो म्यूट कर दो भैया सबको। हो गई है। आई होप एवरीथिंग इज ओके। सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो भैया। ऑल म्यूट प्लीज, ऑल म्यूट। हेलो, ओके। आप म्यूट विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है। आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? डालमिया जी आ रही है। मैं कोशिश आ रही आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो अभी जिस पे हम बात कर रहे थे वो कुछ दर्शकों को दिखाऊं। तो आप कुछ दिखा रहे हैं? जी हो गया। तो ये एक वाटर टैंक है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो छतों से पानी इकट्ठा करके रेन वाटर, ये पुनर्भरण कूप है, ये रिचार्ज वेल है। ये हम लोगों ने क्या कोशिश करी कि जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर अधिक रेन आए तो ओवरफ्लो हो जाता है, तो पाइपलाइंस गांव में डाल के सारे टंकों को इकट्ठा करके हम लोगों ने एक पुनर्भरण कूप बनाया, जो करीब 200 फीट नीचे तक उसको बनाया गया। तो वो उसमें सारी पाइपें जोड़ दी गई और उसके जितना भी ओवरफ्लो पानी का हो गया वो उस कूप में चला गया। हम लोगों ने ये भी कोशिश करी कि गांव के सरफेस में जितना पानी इकट्ठा होता है उसको भी हम डायवर्जन करें, या तो तालाब में डाल दें या पुनर्भरण कूप में डाल दें। तो उससे हमको बहुत सक्सेस मिली। दूसरा फायदा ये हुआ कि गांव जो है वो साफ हो गया, पानी में कादा कीचड़ जो है वो खत्म हो गया। इसी के पीछे हम लोगों ने कई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी किए। हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने, जो ऐसा कहा जाए तो कोई खास पढ़ा हुआ नहीं है, उन्होंने एक फिल्टर डेवलप किया जिससे कि रूफ टॉप से जो पानी आता है उसमें जो गंदगी आती है वो फिल्टर में इकट्ठी हो जाए तो वो टैंक में नहीं जाएगी, तो टैंक में जो है वो साफ पानी जाएगा। दूसरा हमने डेवलप किया कि पानी, भूजल में कितना पानी है, जमीन में कितना पानी है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने बहुत सा पीज़ोमीटर बनाया। वो पीज़ोमीटर हमने कई गांवों में इंस्टॉल किया
जिसकी वजह से हम हर गांव का भूजल स्तर मेजर कर सकते हैं और उसकी वजह से गांव-गांव में हम लोगों को चेतना कर सकते थे कि आपके गांव में पानी इतना नीचे जा रहा है और इससे गांव वालों के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट हुई वो बहुत बड़ा हमको इसमें फायदा मिला। मेरे कुछ जानचीन के एक्सपर्ट थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमको बताया कि अगर हम लोग केवल इनपुट की बात करेंगे तो हमको बहुत अधिक फायदा नहीं होगा। हमको आउटपुट की बात करनी होगी, मतलब कंजम्पशन की बात करनी होगी। अगर हम कंजम्पशन को कम कर पाएंगे, रोक पाएंगे, तो पानी बचाने में बहुत फायदा होगा। उसकी वजह से हमने क्या किया कि क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया मैक्सिमम कंजम्पशन कृषि में, तो हम लोगों के झुंझुनू में एक है कृषि विज्ञान केंद्र। वहाँ एक्सपर्ट जो वहाँ पे रिटायर हो चुके थे, हनुमान प्रसाद जी उनका नाम, उन्होंने हमको गाइडेंस शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने कई कृषि वैज्ञानिक अपने एम्प्लॉयमेंट में लिए जो लोगों को गाइड करते थे कि कृषि का तरीका क्या हो सकता है और उससे पानी कैसे बच सकता है। ऑल्टरनेट क्रॉप्स एक ये पॉइंट था और ऑल्टरनेट तरीका कृषि का ये दूसरा पॉइंट था। लेकिन हमारा क्लियर सिस्टम था, किसान ऑल्टरनेट क्रॉप में नहीं जाएगा जब तक किसान की आमदनी कम से कम नहीं होगी, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा जी। तो इस स्थिति के अंदर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स का काम किया और ऑल्टरनेटिव तरीके का काम किया, जिसमें हमको बहुत सक्सेस मिली। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत मुहिम चलाई, लोगों का हाथ पकड़ा। किसान का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी था, जिससे कि किसान को गाइडेंस मिल सके। अगर किसान को गाइडेंस नहीं मिलेगी तो ऊपर से अगर हम उसको केवल एक स्पीच देके खत्म कर देंगे तो वो काम नहीं कर सकेगा। हम लोगों ने इसमें 2-3 मुहिम चलाई। पहली, जो सीड है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए जिससे वो जमीन में जब जाएगा तो पानी कंज्यूम कम करेगा, पहली बात। उसमें बीमारी नहीं लगेगी, दूसरी बात। और प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, तीसरी बात। दूसरा, जमीन की तैयारी कैसी की जाए। किसान को 3 आइटम होते हैं। सबसे पहले बीज, दूसरा जमीन की तैयारी और तीसरा बुआई कैसे की जाती है, किस समय की जाती है। वो भी हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने उनको गाइड किया कि बुआई का तरीका क्या होना चाहिए जिससे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिले। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में, क्योंकि हमने किसानों के साथ पिछले 4 या 5 साल में काम शुरू किया है, पिछले 5 सालों में हमको इतना अधिक फायदा हुआ है कि पानी का कंजम्पशन ऑलरेडी 30 to 50% वेरियस क्रॉप्स में कम हो गया है। अरे वाह! और किसानों की प्रोडक्शन 30 to 50% बढ़ गई है। वेरी गुड। और उसकी वजह से किसानों की आमदनी भी 30 to 50% बढ़ गई है। इसका रिजल्ट बताता हूँ रफली। आज तक 15 सालों में हम लोगों ने करीब 5,000 करोड़ लीटर पानी बचाया है। 5,000 करोड़ लीटर पानी बचाया है। ऐसे देखा जाए तो ये फिगर बहुत अच्छा लगता है, परंतु कंजम्पशन के एरिया में देखा जाए तो ये फिगर बहुत कम है, क्योंकि किसान का कंजम्पशन लाखों में है। जी। लाखों का कंजम्पशन अगर हम 24,000 या 40,000 किसानों, 24,000 के हमारे एरिया में 24,000 किसान हैं, 24,000 किसानों की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अधिक कंजम्पशन है और हमको बहुत अधिक काम करना पड़ेगा इसके ऊपर कि किसानों को हाथ पकड़ के हमको बताना पड़ेगा। किसानों को हम लोगों ने कोशिश करी अवेयर करने की। गेहूं की खेती या कपास की खेती, ये 2 खेती हमारे एरिया में बहुत होती थी। इसके ये पानी मैक्सिमम कंजम्पशन करता है। जी। हम लोगों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप ये खेती या तो जीरो और नहीं तो कम से कम कपास तो खत्म कर दो और गेहूं मिनिमम उतना ही करो जो केवल तुम्हारे घर में काम आएगा।
आपको मैं बहुत खुशी है मुझे ये बताने में कि मैक्सिमम किसान गेहूं तो उन्होंने या तो जीरो कर दिया है और या केवल उतना किया है जो हमारे घर भर के खाने के लिए रहे। कपास तो बिल्कुल ही जीरो हो गया है, जिसकी वजह से पानी का कंजम्पशन हमारा बहुत कम हो गया। स्प्रिंकलर सिस्टम तो किसान हमेशा ही यूज करता रहा है, जी क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था उसमें फ्लड वाटर करके खेती नहीं होती थी, स्प्रिंकलर सिस्टम से ही खेती होती थी। परंतु हमारे एफर्ट से कई किसानों ने ट्राई किया ड्रिप इरिगेशन, पर नॉर्मल में गेहूं में, सरसों में, चना में, इन सब में ड्रिप इरिगेशन बहुत महंगा पड़ता है। तो जी लोग उसकी तरफ गए। केवल एक किसान नरहड़ करके एक जगह है, एक किसान उसने ड्रिप इरिगेशन चालू किया और उसको इतना अधिक फायदा हुआ, उसका करीब, मैं कहता हूँ 100 अगर पहले होता करीब 20 आ गया उसका पानी कंजम्पशन। तो अरे वाह, ड्रिप इरिगेशन से बहुत ही अधिक फायदा है, और ड्रिप बहुत इरिगेशन में कैपिटल कॉस्ट बहुत लगती है, तो किसान वो करना नहीं चाहता है। हमारे एफर्ट्स हैं कि उस तरफ हम जाएं तो हम ये काम करें। दूसरा एफर्ट हमारा किसान की तरफ है कि वो ऑर्चर्ड्स लगाए। ऑर्चर्ड्स में दो फायदे हैं। नंबर 1, पानी का कंजम्पशन बहुत कम होता है। ड्रिप इरिगेशन से उसका काम बन सकता है, ड्रिप इरिगेशन से उसका काम हो जाएगा, और कैपिटल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन में। और तीसरा, तीसरे साल से फल जब उगने लग जाता है तो उसकी आमदनी बहुत ही बढ़ती है। और अभी जो हमको रिजल्ट मिले हैं, वो जिन जिन किसानों ने 3 या 5 साल पहले हमारे साथ ऑर्चर्ड्स लगाए थे, उनकी आमदनी बहुत अधिक बढ़ गई है। हम लोगों का एक एस्टिमेट कॉस्ट का कि 5 टाइम्स टुडेज इनकम किसान को मिल जाएगी। मोदी जी का नारा था 2022 इनकम, हमारा नारा है 2024 तक 5। अगर ये हम सक्सेसफुल हो गए हमारे किसानों के साथ, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अभी हम लोग 63 विलेजेस में काम कर रहे हैं। वैसे विपिन जी ने 100 विलेजेस कहा था, 100 विलेजेस एक्चुअली में नहीं है, 63 विलेजेस में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पंचायत समिति में 89 विलेजेस हैं, परंतु हम लोग 89 में काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग उससे भी आगे जाके करीब 125 विलेजेस में काम करना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है कि हम ये करीब 5 साल में 125 नहीं पहुंच पाएंगे तो 90 तो पहुंच ही जाएंगे। और अगले 8 सालों में हमारा विचार है कि हम 125 विलेजेस में काम करें, जिसमें हम 125 विलेजेस के किसानों के साथ उनकी आमदनी बढ़ाएं और उनकी पानी का कंजम्पशन हम कम करें, जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ मेरे सपनों के भारत के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। जी हमारा विजन है किसानों के लिए जी समन्वयता, एकता और समृद्धि से खुशहाली। बहुत अच्छा। ये हमारी खास बात है कि हम बीपीएल फैमिलीज के साथ काम बहुत कर रहे हैं। बीपीएल फैमिलीज के पास जमीन नहीं है, तो बीपीएल फैमिलीज जहां भी रहती हैं उनको हम लोग किचन गार्डनिंग एनकरेज कर रहे हैं। उनको जहां जहां पक्का घर है, हम लोगों ने टैंक तो बनवा ही दिए हैं जिससे पानी कंजम्पशन कम होता है। किचन गार्डन हो जाने से बीपीएल फैमिली को कम से कम उसके खर्चे कम हो जाएंगे। आमदनी तो नहीं होगी, उसके खर्चे कम हो जाएंगे। तो ये जो हमारा विजन है, किसानों की खुशहाली समन्वयता से, एकता से और समृद्धि से। आज हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं? हमारे चैलेंजेस हैं कि हमको 24,000 किसान 90 विलेजेस में और 40,000 किसान 100 करीब 125 विलेजेस में हमको इनके साथ काम करना है जी और इनको अपने साथ जोड़ना है अगले 5 साल से 8 साल में। हम लोगों को इंश्योर करना है कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी
हर घर में हो, लेकिन वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हो, वो जमीन से नहीं हो। जमीन के पास, जमीन में तो जल जिनका है उनका है, जिनका नहीं है उनका नहीं है, जिन विलेजेस में नहीं है। और कई विलेजेस में तो खारा पानी हो गया है, पानी अवेलेबल है 10 साल का, 15 साल का, परंतु खारा पानी है। तो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी तो उन विलेजेस में नहीं ही होगी। उन विलेजेस में खेती भी होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, खेती होनी भी बड़ी मुश्किल है। तो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी जहां तक हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है उसको हम डिले करना चाहते हैं। हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उससे वो ग्राउंड वाटर कम भरेगा नहीं, उसका भूजल स्तर इसलिए नहीं बढ़ेगा कि रेन वाटर का जो इनपुट है और किसान का जो आउटपुट है ये करीब ऑलरेडी 250% का है। आउटपुट 250%, इनपुट 100%। जी। तो इस स्थिति को लाते लाते बराबर भी हो जाए तो हमको बहुत खुशी होगी। शायद ये बहुत ही मुश्किल मुहिम है, परंतु हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनका 5 साल का पानी है वो 5 का 8 हो जाए, 10 हो जाए। वहां के किसानों अगर वो चेत जाए, चेत रहे हैं, इट इज ट्रू। तो हमारी ये मुहिम बहुत वॉर फुटे पे है। सबसे पहले हम उन्हीं 5 साल वाले किसानों को अटैक कर रहे हैं। जी। फार्मर की इनकम के बारे में बात कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारे जल की स्थिति है। दोस्तों, मेरे सपनों का भारत हमको सबको मिलके बनाना होगा। पानी की स्थिति को देखते हुए हम सबको, केवल किसानों को नहीं, हम सबको जो जो हम कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए वो हमको करना पड़ेगा। चाहे छोटी सी छोटी बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो। ये पानी एक कड़ी है। हेलो विपिन जी, एम आई विजिबल? इज माय वॉइस कमिंग? यस यस, परफेक्टली। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल कंटिन्यू। वीडियो खत्म हो जाता है तो मेरे को लगता है। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो ये जो पानी की मुहिम है ये हम सबको करनी पड़ेगी। मेरे भारत का, मेरे सपनों का भारत, इसमें बहुत सारी कड़ियां हैं। एक कड़ी नहीं है, पानी तो एक कड़ी है, परंतु हमको हर कड़ी के ऊपर करना पड़ेगा। पानी जो एक कड़ी है, हम सबको मिलके उस एक कड़ी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे, बाय बिट, ये काम होगा, करना होगा और पूरा होगा। मुझे मेरी जिम्मेदारी हमारे भारत की तरफ समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमको मिल, हमारे भारत की जिम्मेदारी हमको समझनी पड़ेगी। जी। हमारा भारत, हमारी जिम्मेदारी। मेरा ये वीडियो पिक्चर भी नहीं है मेरी। दोस्तों, ये जो स्लोगन है ये हम सबको अपने दिल में डाल लेना चाहिए। जी। मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी, मेरे सपनों का भारत, मेरी जिम्मेदारी। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद चाचा जी। जय हिंद चाचा जी। कोई अगर क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो अच्छा आपने, आई होप समय है विपिन क्वेश्चन के लिए। अभी समय है क्वेश्चन आंसर का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वहीं से एक एक जना, इसमें आप अगर लैपटॉप के ऊपर है तो रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन पे आप करेंगे तो वो थंब आता है, जैसे मैं दिखा रहा हूं करके, आप देखिए ये रिएक्शन का थंब आ रहा है इस तरह से। तो अभी अपूर्वा सामने है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं। अपूर्वा अपना क्वेश्चन दे प्लीज, बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें। चाचा जी प्रणाम। अपूर्व, खुश रहो अपूर्व। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, शुरू से आपकी बातें सुन रहा हूँ, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैं आपके सिचुएशन को उतना नहीं जानता, बट यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ रहा है, हम लोग फेस कर रहे हैं। इन माई लोकेलिटीज अभी पानी हम लोग को खरीद के पीना पड़ रहा है और ड्रिंकिंग वाटर का काफी स्कैरसिटी आ रहा है। तो क्या आप लोग यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं क्या, वेस्ट बंगाल में भी ये प्रोग्राम ऐसा कुछ? एक चीज हमको करनी पड़ेगी कि हम पानी को बचाने के लिए हर घर में, अपने अपने घरों में, हम अगर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्रिएट कर लें तो
हर घर में पीने का पानी अवेलेबल हो जाए। और अगर तुम अपनी लोकेलिटी में लोगों को अगर मोटिवेट करो कि भैया हम सब खरीद के पानी ना पिए, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्रिएट करें और वहां से नहीं पिए। अगर उसमें कोई तकलीफ है, कैसे सिस्टम बनेगा, क्या होगा, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं किस तरीके से वो बनाना चाहिए, किस तरीके से उसको सारी पाइपलाइन जोड़नी चाहिए रूफटॉप से। तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस एंड होपफुली अपनी लोकेलिटी के लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। जी सर। अपूर्व, इसमें मैं एक और आपको हेल्प कर रहा हूं कि जो ये अभी मेरे सपनों का भारत जो प्लेटफॉर्म बना है, साइड में आप चैट बॉक्स में देख रहे हैं कि वहां यूट्यूब चैनल का भी इसके अंदर डाल दिया इंफॉर्मेशन, और मेल आईडी भी वहां पे है, और आपको जिसने भी यहाँ इनवाइट किया है उनसे आप संपर्क करके हम तक पहुंच सकते हैं। ये आपके सपनों का भारत है, हम सबके सपनों का भारत है, और हमें देश के कोने कोने में जाना है, यही इसका उद्देश्य है। ओके जी अब जी सर। सो नेक्स्ट इसका ये है अतुल। अतुल, आपका क्वेश्चन। जी नमस्कार विपिन जी। नमस्कार अतुल जी, आप डायरेक्ट डालमिया जी को क्वेश्चन करें प्लीज। अतुल, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 धन्यवाद डालमिया जी, प्रणाम। आप बहुत ही अच्छे विषय पर काम कर रहे हैं और बड़ा प्रभावी हमने आपका वक्तव्य आज सुना, व्याख्यान सुना। एक निवेदन है कि जैसे हरियाणा में, दिल्ली में सेक्टर्स में जब नया घर कोई बनता है तो उसमें कुछ परसेंट खाली छोड़ना होता है, तो क्यों न ऐसे इस मतलब जल संचयन व्यवस्था को भी अनिवार्य एक वो बना देना चाहिए ढांचा, कि जब भी नए घर का निर्माण होगा तो जो जल संचयन है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उसको अनिवार्य कर दिया जाए कि उसके बिना उस घर को एनओसी नहीं मिलेगी। अतुल जी, आपका ये सजेशन बहुत ही बढ़िया है, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार दिल्ली गवर्नमेंट ने ये मुहिम शुरू करी थी कि जितने भी नए घर बनेंगे वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। और मैं तो बहुत खुश था कि ये मुहिम चालू हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या उनका पॉलिटिकल कंपल्शन हो गया, तो उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया, वो उसका लॉ नहीं लेके आए। पर मैं समझता हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर क्यों ध्यान दें। हम लोग अपने घर के अंदर दो बात कर सकते हैं। नंबर 1, जो आपने कहा कि जगह थोड़ी सी छोड़नी पड़ती है, नंबर 1 वहां पे एक सोक पिट बनाए, तो घर में जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है, किचन से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, वो हम सोक पिट में डाल दें तो वो ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा। दूसरा, हम उसी एरिया में टैंक बनाएं और जितना भी रूफटॉप के ऊपर पानी पड़ता है बारिश का, उसको पाइपों द्वारा हम अपने टैंक में भर लें। अगर हम जो गांव में टैंक बना रहे हैं वो करीब 20,000 लीटर पानी का टैंक बनता है। 20,000 लीटर हमने रफली कैलकुलेट किया है कि 5 आदमी के परिवार के लिए करीब 10 महीने का पानी अवेलेबल हो जाता है। आप भी इसी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका रूफटॉप कितना बड़ा है, उसमें कितना पानी अवेलेबल हो जाएगा, डिपेंडिंग आपके एरिया में कितना रेन होता है, और वहां से उसी हिसाब से टैंक की कैपेसिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ पानी अच्छा होता हो तो 25,000 30,000 लीटर का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। और ये टैंक बहुत महंगे नहीं है। टोटल कॉस्ट मेरे ख्याल में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम की करीब 80,000 से 1 लाख रुपए पड़ेगी। बहुत महंगा सिस्टम नहीं। और सोक पिट अगर आप बनाएंगे, सोक पिट तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, मेरे ख्याल में करीब 10,000 में सोक पिट बन जाएगा। तो इसमें बहुत पानी की सेविंग हो जाएगी और अच्छा पानी अवेलेबल हो जाएगा। जो हम लोग पानी खरीद के पीते हैं उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी हमारी सेविंग भी हो जाएगी घर के अंदर। जी धन्यवाद। एक और भी प्रश्न है कि दिल्ली मेट्रो ने जितना भी निर्माण किया था लाइंस का, तो उसमें जल संचयन का व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अभी वो मतलब फंक्शन में नहीं है। तो अच्छा, इसके लिए यदि आप किसी मतलब वरिष्ठ अधिकारी को अपनी मतलब सलाह दे सके या संभवतः निर्देश दे सके कि वो उसको रिज्यूम कर ले सारे उनको वाटर मेरी इसके बारे में जानकारी नहीं है अतुल जी, परंतु मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर मेरा कोई जांचिंग का व्यक्ति निकल आया तो मैं जरूर उनको पॉइंट आउट करूंगा कि भैया इसको
आपका सुझाव अच्छा है। साइड में चैट बॉक्स में मेरे सपनों के भारत का मेल आईडी दिया हुआ है, आप अपने सजेशन उस पर भेज सकते हैं। और क्योंकि ये लिमिटेड समय के लिए टॉक होता है, बहुत सारे सजेशंस आपके मेल पे भी आ सकते हैं। और इसके बाद अभी मैं केवल समय की गरिमा को रखते हुए 2 स्पीकर, लास्ट में कोई भी 2 स्पीकर, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करूंगा राम प्रकाश जी को। तो उससे पहले 2 स्पीकर 2 क्वेश्चन हमारे स्पीकर महोदय से कर सकते हैं आप। एनी 2 क्वेश्चंस। संजय गोयल जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं संजय गोयल जी को अनम्यूट कर रहा हूं। जी संजय जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि नया घर बनाते हैं तो उसका हार्वेस्टिंग उसमें स्टोर करना चाहिए, तो पानी खराब नहीं हो तो उसके लिए क्या करना होता है जी? सॉरी मैं समझा नहीं आपका प्रश्न, फिर से बोलिए। जैसे हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं तो वो पानी खराब ना हो तो उसके लिए क्या करना होता है जी हमें? देखिए हमारे जो गांव का एक्सपीरियंस है, वो पानी खराब नहीं होता है। जब शुद्ध रेन वाटर होता है ना, वो पानी खराब नहीं होता है, वो पूरे साल भर चलता है, या जितना भी पानी का उनके परिवार का कंजम्पशन होता है उतना चलता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो जैसे हम लोगों ने गांव में एनकरेज की कि उसके ऊपर वो जो कल वाला होता है ना, नल का जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके उसको चलाते हैं, उस तरीके से अगर आप उसको चला लें, वो वाला अगर उसके ऊपर इंस्टॉल कर लें तो आपको उसके ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि ढक्कन खोलने से गर्दा जा सकता है, कोई कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, कोई छिपकली अंदर घुस सकती है। तो वो ढक्कन ना खोलना पड़े तो वो उस कल नलके से आप उसमें से पानी ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका पानी एकदम शुद्ध रहेगा, खराब नहीं होगा। ओके ठीक है। मैं डालमिया जी चाहो तो मैं 1 मिनट में ऐड कर सकता हूँ। प्लीज प्लीज जी। हाँ, बारिश के पानी जो होता है वो साफ होता है, तो जैसे डालमिया जी कह रहे हैं छत के पानी को फिल्टर करके स्टोर कर दीजिए। और बारिश के पानी को खराब जो बोलते हैं, उसमें जीवाणु को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और सनलाइट चाहिए, तो इसलिए बारिश हार्वेस्टिंग के टैंक थे उनको क्लोज होना चाहिए। बारिश डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाए और डायरेक्ट एयर नहीं जाए उसमें। क्लोज पिट है तो वो कभी 12 महीने 24 महीने भी खराब नहीं होएगा पानी। इसीलिए वो डालमिया कहते हैं हैंड पंप लगा लेंगे तो सिर्फ पानी निकालिए, ऑक्सीजन और सनलाइट का कांटेक्ट नहीं बनने दीजिए उसके साथ। और इसलिए पुराने जमाने में फिल्ट्रेशन के लिए भी टैंक जो होते चूने के होते थे, तो कैल्शियम ऐड हो जाता था वाटर में और फिटकड़ी डाल देते थे। आजकल बहुत सारे साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं जो पाउचेज में मिल जाते हैं, वो आप डाल देंगे तो वैल्यू एनहांस कर सकते हैं, बट अदरवाइज आल्सो वाटर इज गुड इनफ। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला। हम लोग जो टैंक बनाते हैं वहां पे चूने की पुताई करते हैं टैंक के अंदर। हाँ, सो इट्स ए साइंटिफिक बैकिंग। वो मतलब शेखावटी में 5000 साल से जो पुराने टैंक है सब चूने के टैंक होते थे। थैंक यू फॉर एडिंग अगले टू द पॉइंट्स। थैंक यू सर। मेरठ से ले रहा हूँ, अरुण जी हैं, अरुण जी मेरठ से हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू वेरी मच विपिन जी। डालिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार, साधुवाद। आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक को, और जो आज के समय का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है कि पानी की बहुत बड़ी कमी है। मैं एग्रीकल्चर प्रोफेसर हूँ एग्रीकल्चर में, तो मैं एक सजेशन देना चाह रहा था जी कि हम ICAR के लोगों के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक हमारे भारत में सबसे बड़ी संस्था है, हम उनसे मिलकर के जो विभिन्न क्षेत्र है वहां पर जहां पर पानी कम है तो कम पानी वाली फसलों को वहां पर किसानों को प्रोत्साहित करें। हम पॉली हाउस में अगर फार्मिंग करते हैं तो बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, ऑर्चर्ड लगाते हैं तो बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। ड्रिप इरिगेशन हम जैसे गेहूं है, जौ, चना, मटर, इनमें नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर ऐसी फसलें बोए जिसमें ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन है कि हम ICAR से मिलकर के एक कड़ी बना सकते हैं। और आज पानी की जो कमी है वो केवल राजस्थान में नहीं, पश्चिम की स्थिति बताएं, हम गन्ना बोते हैं, हम गन्ने पर लगातार पर पानी का दोहन है,
हमें नहीं पता कि आगे चल करके हमें पानी नहीं मिलेगा। हम ऐसी फसलों को प्रेस्क्राइब करें जिसमें कम पानी की आवश्यकता है, तो हम ये सजेशन ICAR के बहुत अच्छा सजेशन है आपका। इसीलिए हमारा ये मेरे सपनों का भारत सक्सेसफुल होगा। और अरुण जी, थोड़ा समय की बाध्यता है और हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय रेस्पेक्टेड, अभी जैसे हमने बाबा बालकनाथ जी को सुना, और हमारे बीच में है सुनीता बहन जी जो हमारी सांसद भी है, उन्होंने अभी हैंड रेज किया है और मैं आमंत्रित करता हूं सुनीता जी को। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही सुंदर जो है वक्तव्य रहा डालमिया जी का, और बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा लगा कि बिजनेस के साथ साथ ये मेरे सपनों के भारत को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित है, और उसको लेकर भी इनके मन में एक उमंग है, और उनकी उम्र को देखते हुए ये लगता है कि सभी जो युवा हैं उनको उनके साथ जुड़ना चाहिए, और बहुत ही अच्छा उनका इनिशिएटिव है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए भारत सरकार भी जो है वो बहुत इस कोशिश में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को लेकर जो है वो चिंतित है, इसलिए पहली बार आपने देखा होगा कि जल संसाधन मंत्रालय जो है वो भारत सरकार ने बनाया है, और आपके राजस्थान से ही बहुत अच्छे जो हमारे उसमें शेखावत जी जो मंत्री जी हैं, बहुत सुंदर काम उसमें वो कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा में भी, क्योंकि एक अलग से तरीके से पूरे भारत को अलग अलग डिफरेंट जोन्स में कन्वर्ट किया है, कि जहाँ पर जो ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है, वहां पर हम किस तरह से हम जो है क्या कुछ वहां पर कर सकते हैं। तो रेन हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो अभी दिया है, और इसके साथ साथ कि हर घर में अगर हर घर ये सोच ले कि जो भी कोई नया घर बने वहां पर सोलर सिस्टम हो, ताकि हम सन को टैप करके एनर्जी जनरेट कर सकें। इसके साथ साथ रेन हार्वेस्टिंग का अगर वहां पर हो जाए, और इसके साथ साथ हम अगर ये ऐसी फसलों को लेकर आए जिसके अंदर पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो, ड्रिप इरिगेशन का काम हो, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। जैसे अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं तो वहां पर बहुत लोग जो है पानी की कमी होने के बावजूद राइस जो है वो बहुत ज्यादा जो है पैडी उसको बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ने पहली बार ये कहा है कि 7,000 पर इंसान को मिलेगा कि जो राइस नहीं उगाएगा। आप ये देखिए बड़ी एक जो है ये सोच को लेकर, ताकि क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि एक बाउल चावल के लिए पता नहीं कितने गैलन कितना लीटर जो है वो पानी लगता है। तो अगर इस तरह से हमारी सबकी सोच होगी तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द जो है ये इस बहुत बड़ी समस्या जो है इसको हम जो है वो इसको इससे ओवरकम हो पाएंगे। और ये बहुत बड़ी समस्या थी, ये कोरोना से पहले सबसे बड़ी समस्या यही थी, लेकिन ये जब ज्यादा बड़ी समस्या आ गई तो ये थोड़ा सा बैकड्रॉप में चली गई, और इसलिए अभी सब जो है वो कोरोना के लिए ही चिंतित है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग पहले कोरोना से निजात पाएंगे और उसके बाद जो जल की कमी है उससे भी निजात पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी का और जी का और उनके साथ डालमिया जी को तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन जी, धन्यवाद आपका भी। और आपने जो अभी विषय उठाया, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म कोरोना काल का ही देन है बहन जी। यहाँ अभी सभी की कमिटमेंट है, ये आप एक से एक टॉपिक पे अच्छे अच्छे स्पीकर को सुनेंगे। ये अभी लास्ट टॉपिक हमारा था पर्यावरण के ऊपर, जहाँ कंपोस्टिंग जो कचरे से निजात पाने का था। अगला टॉपिक होगा हमारा यूथ लीडरशिप के ऊपर। हम अलग अलग टॉपिक लेके आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे, और आप जैसे लोग, जैसे अभी बाबा बालकनाथ जी, उधर से आप लोगों ने हमारा इस तरह से हौसला बढ़ाया, तो ये हम सबके सपनों का भारत बनेगा और ये बहुत सुंदर बनेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करूंगा जो मेरे गुरु भी हैं, और इस एज में जो प्रेरणा के स्रोत हैं हर युवा के लिए। इस एज में मैं अगर उनका छोटा सा 2 लाइन का परिचय दूं, क्योंकि उनका परिचय बहुत लंबा है। वो भी IIT दिल्ली से हैं, और 70 की एज में वो अपना जाना माना यहाँ इंडस्ट्री चलाते हैं भिवाड़ी में। भिवाड़ी के हर सोशल प्लेटफॉर्म पे वो जुड़े हुए हैं। रोटरी के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इतना होने के बावजूद भी इतने एनर्जेटिक रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रवाद उनके कण कण में बसा है। तो मेरे लिए, मैं तो उन्हें अभी जैसे कोरोना काल में लोगों ने महाभारत देखा, मैंने भी देखा, तो मुझे तो साक्षात
कोरोना काल के बाद अब कृष्ण जी मिल गए हैं और मैं उनका अर्जुन बन के उनसे ज्ञान लेके आगे बढ़ रहा हूँ, आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। तो अभी ओवर टू राम प्रकाश जी, और इसी के बीच में दर्शना बहन जी भी से भी हम दो शब्द सुनेंगे। राम प्रकाश जी, मेरे गुरु तुल्य श्री राम प्रकाश जी। हाँ जी, सर सुन पा रहे हैं? मेरा प्रणाम। और मैं लिए सबसे पहले, आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही आवाज आ रही है। मैं सर्वप्रथम राजेश जी, चेतन जी जो अपने प्रेसिडेंट हैं भिवाड़ी परिवार मैत्री संघ के, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। बाबा बालकनाथ जी, बहन जी सुनीता दुग्गल जी और दर्शना गुप्ता जी जो कि हमें प्रेरित करती हुई रहती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वे राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान से भी पुरस्कृत हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी सहयोगियों का, प्रमोद जी का, सलील भाई का जो टेक्निकली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सभी स्पीकर्स का भी, स्पेशली आज के स्पीकर श्री रघुवरी डालमिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सहपाठी दिनेश गर्ग जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी हमें लगा। दिनेश, थैंक यू सो मच, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक पहला कदम है। जो भी भाई सज्जन इसमें इस मुहिम से जुड़ना चाहे, अपने चैट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लिख दे ताकि हम उनको बाद में कांटेक्ट कर लें। आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा तो चैट बॉक्स में यस लिख दे, हम लोग आपको बार बार जो भी इसके अगले कार्यक्रम होते रहेंगे उसमें जोड़ेंगे। अभी आपने सुनील पचार जी को सुना, उनका भी जल के ऊपर काफ़ी काम है। और रघु जी के साथ में मैं 2 दिन इनके गांव में बिताए हैं। और मैं सभी को आह्वान करूंगा जो भी जाना चाहे इनके साथ जाए। मैं उनके ब्याह पर आप सबको इनवाइट करता हूं। और सीइंग इज बिलीविंग। मोस्ट वेलकम। जब आप जाते हैं और देखते हैं और महसूस करते हैं, व्हेन यू फील द धड़कन, और जब किसानों का वक्तव्य सुनते हैं, क्या उनकी आंखों में चमक है जब रघु भाई वहां उनसे मिलते हैं, तो वो दिल से आशीर्वाद निकलता है। जब उस दिल से आशीर्वाद को और एक्चुअल काम को जब देखते हैं तो मन में कुछ करने की होती है। रघु भाई आजकल साथ साथ कॉलेजेस में भी अपने वक्तव्य देते हैं और उनका सपना यही है कि भाई कैसे हम भारत को अच्छा भारत बनाएं। और प्रयास तो भैया देखो हमको ही करना पड़ेगा। अगर सपना मेरा है तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता सपना मेरा, काम कोई और करे और एंजॉय मैं करूं। रंजीत भाई, आपको मैं इनवाइट करता हूं, कभी भी हम चलें, कहीं भी चलें, सरकारी भरोसे ना बैठे। जो छोटा कदम हम उठा सकते हैं हम अपने घर में उठाएं और आगे बढ़े। इन्हीं सब बातों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, दर्शना बहन जी, आप 2 शब्द अगर कहें तो हमें बड़ी खुशी रहेगी। ओवर टू दर्शना बहन जी। मैं डालमिया भाई साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप हमारे सपनों के भारत में आए हैं और आपने जल के बारे में इतना अच्छा बोला है। भाई साहब जी, मेरा एक सपना है, 86 के अंदर मेरी सगाई हुई थी, तो मैं बड़खल पर जो एक लेक है, फरीदाबाद की शान है, तो अजय जी से मैं वहां मिली थी, जो दिल्ली के सबसे नजदीक एक झील है। आज वो झील बिल्कुल सूखी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पोता पोती वहां खेलें और वहां पानी भर जाए। वो कैसे होगा? बहुत बढ़िया। मेरा इस सपने को पूरा करें। नहीं, हम सब लोग मिलके करेंगे बहन जी, और वो साकार होगा। आपने ये अच्छा प्लेटफॉर्म। मैं गंगानगर की हूँ भाई साहब जी, डालमिया जी, और मैं हनुमानगढ़ में, मेरे दादाजी राजस्थान नहर जिसका नाम आजकल इंदिरा गांधी नहर है, वो लेके आए थे। हनुमानगढ़ की। बहन जी, आपको एक बात बताऊं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, चढ़ावा में काम कर लेता हूँ। आप गंगानगर में बैठे हैं, बतकल पे काम कीजिए ना। आपस के लोगों को लोगों को इकट्ठा करिए, और जब लोगों को सबको खुद अवेयरनेस हो जाएगी कि इस लेक को हमको रिवाइव करना है, तो ये लेक क्यों नहीं होगी रिवाइव। और इसमें बेंगलोर के अंदर इसके ऊपर बहुत काम हुआ। हम सब लोग मिलके काम करेंगे।
ठीक है भाई साहब, मैं आपका आशीर्वाद लेना। आपको मैं बता दूं, बेंगलोर में बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, और बेंगलोर में कई जो वाटर बॉडीज हैं उनको लोगों ने रिवाइव कर दिया है। तो धन्य भाई साहब जी, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगी। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे दादा तुल्य हैं। आपसे मैं सीखूंगी और बड़खल में पानी लाना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, और स्पेशली प्रमोद जी का। प्रमोद जी ने सारा कुछ जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो मतलब दो सब प्रमोद जी भी अपना रखना चाहे तो रखें, अच्छा है, और इस तरह से हम एज ए टीम काम करते रहेंगे। जी धन्यवाद विपिन जी। और जैसा कि आज डालमिया जी का वक्तव्य सुना, जल है तो कल है, और काफी मेहनत की है उन्होंने इस विषय पे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि शुरू में 5 वर्ष के लिए लेके चले थे और 15 वर्षों से जुड़े हैं, और समय बहुत लगा है, बजट भी बढ़ गया है, लेकिन एक मुहिम छेड़ी है, वो भागीरथ प्रयास है, वो रुकने नहीं चाहिए। और भाभी जी दर्शना जी ने जो स्वप्न देखा है कि उनके पोते पोती जो हैं बड़खल झील में जरूर एंजॉय करें, वो पूरा हो, ये शुभकामनाएं भी हैं। और कार्यक्रम के अंत में हम शांति पाठ करते हैं, तो 1 मिनट का शांति पाठ होगा, उसके बाद सबको अनम्यूट कर देंगे। शांति पाठ अभी कुछ डालमिया जी कहना चाह रहे हैं। डालमिया जी, अच्छा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। डालमिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैं अपने आप को अनम्यूट करूं, कैसे करना? कर दिया, हो गया, मैंने कर दिया। कंटिन्यू प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जो भी व्यक्ति चिड़ावा आना चाहे और वो देखना चाहे विलेजेस में क्या काम हो रहा है, जो भी व्यक्ति आएगा हमको उससे प्रेरणा मिलेगी, कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। तो एवरीवन हु इज अटेंडिंग दिस प्रोग्राम, द मोस्ट वेलकम टू कम एंड विजिट चिड़ावा। और जैसा कि प्रमोद जी ने कहा, शांति पाठ का आपके इस संस्कृति की चर्चा विदेशों में भी हो रही है। कल अमेरिका की पार्लियामेंट में भी शांति पाठ हुआ है। तो हम अपनी संस्कृति को इतना ऊंचे लेवल पे इस पवित्रता को फैलाएंगे कि हमारा देश बहुत जल्दी सोने की चिड़िया बनेगा। तो इसी के साथ सब लोग शांति पाठ करेंगे। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिक्ष शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। को अनम्यूट कर दिया है, सब आपस में राम राम शुभकामनाएं दे सकते हैं। सबको नमस्कार। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रणाम। अगली टॉक में मुलाकात करेंगे। और सबको नमस्कार। आपको बहुत जल्दी जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी पागल औरत है? नमस्कार 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 नमस्कार। संजय जी नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। डालमिया जी को प्रणाम। लास्ट में मैं चाहूंगा एक बार कोरोना योद्धाओं जोड़ के नमस्कार करें। अपने पूरे देश के कोरोना योद्धाओं को, कोरोना वीरों को नमस्कार करें। नमस्कार 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 नमस्कार। और कल शाम को फिर दोबारा मिलते हैं। कल शाम को मिलेंगे 4 से 5। मेरा प्रणाम। डालमिया जी को भी नमस्कार। अभय जी को नमस्कार। फिर क्यों बोल रही है? मैं नहीं निकाल सका से।